नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, शाह समेत कई नेता शामिल। आगामी चुनावों और पार्टी के अभियान को लेकर बनी रणनीति। सोलह नवंबर को यूपी दौरे पर पीएम मोदी। 42,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। प्रशासन जुटा तैयारियों में, विकास को मिलेगी गति। अंबेडकर नगर में आयोजित हुई सपा की जनादेश रैली। अखिलेश यादव ने किया रैली को संबोधित। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर हुए सपा में शामिल। मायावती का किसानों को समर्थन। कहा, कृषि कानूनों को वापस लेकर दीपावली का तोहफा दे केंद्र सरकार। तो सपा पर साधा निशाना। कहा, पार्टी का नहीं बढ़ने वाला जनाधार। यूपी की फतेहगढ़ जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद बवाल। जेलर से कैदियों ने की मारपीट। जेल के कई हिस्सों में हुई आगजनी। हालात काबू में। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप्स लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के उद्घाटन भाषण में नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला पीएम मोदी ने लिया और लॉकडाउन के 3 महीने के भीतर लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश के किसानों के हित के लिए प्रगतिशील नीतियां और कानूनों को लेकर आए हैं। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को 42,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। शासन में उनका कार्यक्रम लगभग फाइनल कर दिया है। उनके संभावित लोकार्पण व जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में अधिकारी निरीक्षण के दौरान सभा समेत सुरक्षा इंतजामों में जुटे हैं। प्रदेश की बहुप्रतीक्षित लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का तोहफा कार्तिक मास की एकादशी 16 नवंबर को मिलेगा। करीब 42,000 करोड़ रुपए से बनकर तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आएंगे। कुरेभार के अरवलगिरी करवत ग्राम पंचायत में एक्सप्रेसवे पर बनी एयरस्ट्रिप पर उद्घाटन कार्यक्रम तय हो गया है। एक्सप्रेसवे को लोकार्पण लायक बनाने के लिए पूरा तंत्र जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तरक्की का ट्रैक साबित होगा। एक्सप्रेसवे 16 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से होगा। अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 2 जिलों में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस पर करीब 42,000 करोड़ की लागत आई है।
तरक्की का ट्रैक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। विकास के ट्रैक पर दौड़ेंगे राज्य के 2 जिले। प्रदेश में बढ़ेगा एक्सप्रेसवे का दायरा। ₹36,230 करोड़ का है यह ट्रैक। आगरा मेरठ तक पहुंचना होगा और आसान। एक्सप्रेसवे से घटेंगी दूरियां और बचेगा समय। राज्य में इस एक्सप्रेसवे के अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ लगाने लगेंगे। परिवहन सुगम हो जाएगा तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। आगरा और मेरठ तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। वर्तमान में आजमगढ़ से फैजाबाद और सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे से यह दूरी 3.5 घंटे से 4 घंटे में तय होगी। एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बाराबंकी, अयोध्या को छूते हुए गुजरेगा। इससे इन जिलों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए थानों के निर्माण होने से कारोबार के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ने लगेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बनने वाली है। अमेठी जनपद आज़ादी के बाद से ही लगातार बीबीआईपी जनपद होने के बावजूद विकास से बहुत पिछड़ा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद विकास और तीव्र गति से यहाँ बढ़ेगा। हमारी सरकार ने 8 पैकेजेस में 340 किलोमीटर लंबा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को प्रारंभ किया है। यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था। इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि 15 जून तक अर्थवर्क पूरा हो जाए। हर किसान को कंपनसेशन जो भी अनुमन्य है वह उसे उपलब्ध कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस पूरे कार्य में न हो, किसानों को भी न हो। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके लिए प्रदेश भर में अधिकतर जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। तरक्की का ट्रैक की बात करें तो इस परियोजना पर 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। 4 लेन को भविष्य में 6 लेन करने की योजना है। इसमें 84 किलोमीटर आजमगढ़ में हिस्सेदारी है। साथ ही यह 4 तहसीलों के 110 गांवों से गुजर रहा है। 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने आजमगढ़ में परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना के राज्य को कई लाभ भी मिलने वाले हैं। इसके बनने से प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, प्रदेश की राजधानी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से त्वरित और सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। हाईवे से जुड़ने के कारण संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही वाहनों के ईंधन की खपत में बचत होगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सामाजिक और आर्थिक विकास संग कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योग की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग के विकास को भी पंख लग सकेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान और मेडिकल संस्थान इत्यादि की स्थापना के अवसर मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं। सही मायनों में यह एक्सप्रेसवे वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सड़क के माध्यम से सभी को जोड़ेगा और विकास कार्यों को पंख लगाएगा।
लखनऊ से A1 टीवी के लिए सहयोगी दीपक पांडेय के साथ अमरीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली में शामिल हुए। इस रैली के साथ ही जिले के कई नेताओं के भविष्य को लेकर सियासी धुंध भी साफ होती नजर आई है। दरअसल इस रैली में बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बसपा से निष्कासित होने के बाद पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री रामाचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने जिले में जनादेश रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय के भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज में जनादेश रैली को संबोधित भी किया था। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए, जिसके माध्यम से उन्होंने सपा पर हमला बोला और कहा कि बीएसपी व अन्य पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा या जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता और कमजोर होता हुआ चला जाएगा। जबकि सपा को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी अपनी ही पार्टी में टिकटार्थी बहुत गुस्से में है। ये अधिकांशतः बीएसपी के संपर्क में है। वैसे भी चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को ये काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल में पहली बार उत्पाद कर थोड़ा घटाकर लोगों को इस दीपावली पर कुछ राहत का तोहफा दिया। इसी प्रकार दिवाली के बाद ही सही पर यदि तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर केंद्र सरकार देश के किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे तो ये भी बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर निशाना साधा। उनका कहना है कि देश और प्रदेश का जनमानस भाजपा के जनविरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुका है। अब कार्यकारिणी की बैठक से कुछ भी नहीं होने वाला है। 5 साल से दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वो कृत्य किए हैं जिससे सिर्फ लोगों का नुकसान हुआ, देश के लोगों का अहित हुआ। नोटबंदी, जीएसटी से लाखों लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों की अर्थव्यवस्था खराब हुई, देश की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन भाजपा सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया। कोरोना काल में लाखों लोग पैदल चल रहे थे, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई भी मदद की नहीं वो की। लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिला। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां बसपा प्रभारी शकील हाशमी को बसपा ने चांदपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दरअसल चांदपुर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन लाइन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही चांदपुर विधानसभा से शकील हाशमी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। के जज्बे को, इनके हौसले को सलाम करता हूं, जो इतना बढ़ चढ़ के इतने लोगों ने मेरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मेरा हौसला बढ़ाया। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया चांदपुर विधानसभा के सारे समस्त क्षेत्रवासियों का। आज मैं पहले 3 साल से बसपा का प्रभारी था, आज बहन जी के आशीर्वाद से और शमसुद्दीन साहब ने आकर मुझे प्रत्याशी घोषित किया। यूपी के फतेहगढ़ जिला जेल में डेंगू से कैदी की मृत्यु के बाद हंगामा हो गया। यहां साथी कैदियों ने जेल के अंदर आग लगा दी। इसके अलावा कैदियों ने डिप्टी जेलर को भी जमकर पीटा। हालात बिगड़ते देखकर मौके पर जिला पुलिस और पीएससी बुलाई गई। मामला फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल का है। बताया जा रहा है कि 29 साल के कैदी संदीप यादव की डेंगू के चलते मृत्यु हो गई। संदीप की मौत सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इसकी जानकारी मिलने के बाद कैदियों में बवाल मच गया। जेल परिसर के कुछ हिस्सों में आगजनी भी की गई। बंदियों ने डिप्टी जेलर के साथ बदसलूकी की। उधर जेल में हंगामे के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जेल प्रशासन का दावा है कि अब स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हंगामे के जिम्मेदार कैदियों पर कार्रवाई भी की जाएगी और इस हमले में सिपाही जितेंद्र और एक बंदी गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। उन्हें लोहिया अस्पताल भेजा गया है। बंदी के पेट में गोली लगी है। कुल करीब 2.5 दर्जन सिपाहियों के घायल होने की सूचना है। उसकी उम्र रही होगी करीब 22 साल और जिसके
राइट शॉट गवन पे इंजरी थी और उसको पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, स्टेबल कंडीशन करने के बाद उसको सफे के लिए खेल दिया। एक सिपाही भी घायल आया था। सिपाही जो आया था उसके दाहिनी तरफ आँख के नीचे थोड़ी सी इंजरी थी, उसका विकास नहीं था नॉर्मल, वो भी स्टेबल कंडीशन में, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको घर भेज दिया। कैसे चोट लगी जितेंद्र जी? कुछ पत्थर पड़े थे, चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ, जेल पे? हाँ जी। क्या घटना क्या हुई थी? घटना का जेल पे जेल पे वो प्रिंसिपल ने दे दिन में हंगामा कर दिया। तुम कहाँ पे थे? कि जो जेल का स्टाफ है इनके द्वारा बताया गया था थोड़ा सा तेज कि डिमांड की गई इनके द्वारा फोर्स की, तो पता चला तुरंत मौके पर यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में जो हमारे डीएम साहब और हम आए, साथ ही साथ जो हमारा बाकी फोर्स है इसमें एडिशनल एसपी, सीओ और सेंट्रल जेल के जो अधीक्षक हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद यहाँ पर अंदर जो बवाल हुआ उस पर काबू पाया गया। पूरा जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि एक संदीप यादव सन ऑफ रणवीर सिंह है जो कि यहाँ पर 2012 से निरुद्ध बंदी हैं, जिन्हें 2016 में दहेज हत्या के अंदर आजीवन कारावास मिला हुआ है। उनका डेंगू उनको हुआ था और उनको डेंगू होने के कारण 5 तारीख को यहाँ से सैफई एम्स में रेफर किया गया, प्रॉपर उनका इलाज करवाया गया। उसका इलाज करवाने के बाद जो सूचना आई थी कि जो 6 तारीख को यानी कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर एक 376 पॉक्सो के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको जो कि उनके गांव के ही भाई रखते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो शैलेश सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर जो बैरक्स उनको तोड़ने की इनके द्वारा घटना की गई। इसमें जो ये अपराधी जो कि इस तरह के मिस्क्रेंट टाइप के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। जनपद जौनपुर के महाराजगंज विकास खंड में जारी मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपयों की लूट के मामले में विकास अधिकारी एक्शन में आए हैं। अधिकारी अनुपम शुक्ला ने मामले की जांच कराई और लूट और फर्जीवाड़ा सही पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मनरेगा योजना में 8 महीने पर यह लूट हुई थी, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस मामले में ग्राम सभा बया के ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ग्राम विकास सचिव और ग्राम सभा मीरापुर केवल के ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव शामिल हैं। खंड विकास अधिकारी महाराजगंज जौनपुर श्री शशकेश सिंह की तहरीर के आधार पर ग्राम मया थाना सुजानगंज में मनरेगा के कार्य को कराए बिना धन का भुगतान करा लेने के संबंध में 4 लोगों के खिलाफ थाना सुजानगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 209/21 पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार ग्राम मीरपुर केवल में थाना महाराजगंज गाजीपुर में फौजी के बहन को छेड़ना फर्नीचर व्यवसायी बहनोई को भारी पड़ा। फौजी भाई ने जनवरी में बहनोई की दूसरी शादी तय होने की सूचना पर उसके हत्या का जाल बिछाया। फिर 24 अक्टूबर को जंगीपुर बाजार में दिन दहाड़े फर्नीचर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करवा दी। मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसका एसपी ने खुलासा किया है। दरअसल जंगीपुर बाजार में 24 अक्टूबर को गोली मारकर फर्नीचर व्यवसायी जितेंद्र यादव की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच और जंगीपुर थाने की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, देशी तमंचा और 2 बाइक बरामद की है। इसके लिए एसपी गाजीपुर रामबदन सिंह पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेकिन अभी वारदात के मास्टरमाइंड फौजी अरविंद यादव अभी फरार हैं। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को जंगीपुर बाजार में जितेंद्र यादव नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। जांच में पता चला कि 2018 में सेमरा गांव की किरण से शादी हुई। इसके बाद पति पत्नी में नहीं बनी और इसके बाद मामले में 1.5 माह पहले दोनों के बीच कुछ बहस हुई। इससे नाराज किरण के भाई अरविंद यादव ने धमकी दी थी कि अगर मृतक जितेंद्र दूसरी शादी करेगा तो हम इसे मार देंगे।
जब इस मामले की पूरी विवेचना की गई तो इससे पता चला कि 2018 में सिमरा गांव में उसकी एक किरण नाम की लड़की से शादी हुई थी। उनकी पटरी नहीं खाती थी दोनों पति पत्नी की, और इसमें छुटा छुटी भी हो गई थी सितंबर 21 में, 1.5 महीने पहले ही। इससे उसका भाई जो अरविंद यादव है वो आर्मी में है, वो बहुत नाराज था और उसने कहा था कि जब दूसरी शादी ये करेगा तो मैं इसकी हत्या करा दूंगा। और जब उसे पता चला कि शायद जनवरी में जो मृतक जितेंद्र यादव उसकी शादी होने वाली है, तो उसने अपने बुआ के लड़के से, जो प्रिंस उर्फ प्रेम यादव, इस कह करके उसको गोली मरवा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।